वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी के इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्स यानी कोशिका। तो फ्रेंड्स, कोशिका जो टॉपिक है यानी सेल जो टॉपिक है, इससे बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इसको हम बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, बेसिक लेवल से एक एक चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ पे कन्फ्यूजन ना रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सेल्स, सेल यानी कोशिका, कोशिका के बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल जो है कोशिका, ये नाम कहाँ से आया। तो यह सेल इंग्लिश नाम है और कोशिका इसका हिंदी नाम है। इसकी बात करें कि जो सेल है वो लैटिन भाषा सेल्यूला से लिया गया है, सेलुला से लिया गया है। सेलुला की बात करें तो सेलुला का अर्थ होता है एक छोटा कमरा। एक छोटा कमरे की बात करें तो अपनी किचन। जिस तरह से हम भोजन को अपने एनर्जी के लिए और शरीर की सारी क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं, टाइम टाइम से भोजन को लेते हैं, और भोजन का ये सारा जो निर्माण होता है उसको हम विभिन्न प्रकार के भोजन को तत्वों को मिला के, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मिला के अपने खाने योग्य उसे बनाते हैं। वो कहाँ उसका निर्माण करते हैं? किचन में करते हैं। उसी तरह से कोशिका भी क्या है, हमारे बॉडी का एक छोटा सा पार्ट है। जैसे हमारे घर का एक छोटा सा भाग होता है किचन, वहाँ पे क्या होता है, सारे फैमिली का खाना बनता है। उस तरह से ही कोशिका भी हमारे बॉडी का एक छोटा सा भाग है, एक पार्ट है, इसे हम शरीर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इसको यूनिट कहते हैं। उसी तरह से एक छोटा सा कमरा है। अगर बात कर ले हम कि कोशिका हमारे शरीर का है, यानी हमारे शरीर या हम मान लें जो भी इस यूनिवर्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी जीवित जीव हैं, उनका ये फंक्शनल क्या है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी यूनिट। जो कहने का मतलब ये है कि जो सेल है, जो भी जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कार्यात्मक और संरचनात्मक सूक्ष्मतम इकाई है। उसी तरह आगे हम बात कर लें कि जो सेलुला है, एक छोटा कमरे से अर्थ है इसका, एक छोटे कमरा का इसका मतलब होता है सेलुला का। तो इसके बारे में हमने देख ही लिया कि जो किचन होता है उस तरह से इसका हमारे बॉडी में काम होता है। सारे मेटाबॉलिज्म क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म बोले तो उपापचय क्रियाओं को ये संवहन करता है, कार्यान्वित करता है। आगे हम बात कर ले कि जो कोशिका होता है, कुछ जीवों में कोशिका यानी सेल, कुछ जीवों में यूनिसेलुलर होता है, सेलुलर, और कुछ जीवों में मल्टीसेलुलर, सेलुलर। अगर यूनिसेलुलर की बात करें हम, तो यूनिसेलुलर में ऐसे जीव आते हैं जिनका शरीर क्या है, एक ही कोशिका से मिलकर, यानी एक कोशिका से मिलकर बना होता है, एक कोशिका से मिलकर बना होता है। अब मल्टीसेलुलर की बात करें तो मल्टीसेलुलर वाले ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें एक या एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर बनी होती हैं। इस तरह से हमने देख लिया। आगे हम बात करते हैं कि जो ये सेल होता है, सेल में स्वतः जनन यानी सेल्फ रिप्रोडक्शन क्षमता होती है। जो सेल होता है उसमें क्या होता है, स्वतः रिप्रोडक्शन यानी सेल्फ रिप्रोडक्शन क्षमता होती है। कहने का मतलब है कि जो सेल होता है उसके लिए कोई
अलग से नहीं क्रिया करनी पड़ती है, सेल खुद से ही अपने नए नए सेल का निर्माण कर लेते हैं। जैसे सेल का लाइफ पूरा हुआ, वो सेल डेड हो जाते हैं, फिर दूसरे सेल जो जीवित जो लिविंग सेल होते हैं उनसे क्या होता है, नए सेलों का विकास हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, सेल्फ रिप्रोडक्शन क्षमता, यानी इन्हें कैपेबल है अपने अपने जैसे सेल्स को निर्माण करने में। आगे हम बात करते हैं कि जो सेल है इसको किस विज्ञान के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करते हैं। तो इसका अध्ययन करने के लिए हम विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं, और इसे इंग्लिश में अगर हम बोलें तो क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान। आगे हम बात करेंगे, हमने तो ये देख लिया कि कोशिका किस भाषा से लिया गया है और इसकी अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ों को समझ लिया। आगे हम बात करते हैं कि जो कोशिका का खोज था सर्वप्रथम किसने किया। तो कोशिका का खोज सर्वप्रथम बात करें हम तो एक वैज्ञानिक हैं जो 1665 ईस्वी में, उनका नाम क्या है, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। एक रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में आए, जिन्होंने एक कार के छोटे टुकड़े को लेकर उन्होंने खुद से निर्मित सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप में इसका अध्ययन किया। इस कार के टुकड़े को अध्ययन किया और उन्होंने इस कार के टुकड़े में पाया कि जो कार का टुकड़ा है ये क्या है, मधुमक्खी के आकार के बहुत सारे इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो कि ऐसे स्ट्रक्चर लग रहे थे जो कि एक मधुमक्खी का छाता हो। उस तरह से इसका स्ट्रक्चर लग रहा था जब ये कार के छोटे टुकड़ों को अपने माइक्रोस्कोप में अध्ययन किया। तो इन्होंने इसे नाम दे दिया कोशिका। इसलिए सबसे पहले इन्होंने कोशिका के जो जीवों की आधारभूत इकाई है, यानी जो जीव का आधारभूत इकाई यानी जो कार्यात्मक यूनिट है, उसकी खोज उन्होंने कोशिका के नाम से कर दिया, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड्स एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था, सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किए थे। और सबसे पहले कोशिका शब्द का नाम किसने दिया था, तो नाम भी रॉबर्ट हुक दिए थे। और एग्जाम में पूछ लेता है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स एक नोट करने वाले यहाँ पे बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने क्या किया था, कोशिका का खोज तो कर लिया था, कोशिका का नाम भी दे दिया था और इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाने लगा था, क्योंकि इन्होंने जो जीवों की आधारभूत इकाई है, हाँ बेसिक जो इनकी यूनिट है, उसका इन्होंने खोज कर लिया था, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कह दिया, इन्होंने उपाधि दे दी गई। इसके बाद लेकिन इन्होंने क्या किया था, जो ये कोशिका का खोज किया था, इन्होंने जो कार के टुकड़े का खोज में कोशिका का खोज किया था, ये क्या था, ये निर्जीव था। निर्जीव यानी नॉन लिविंग सेल था। ये नॉन लिविंग सेल था, ये जीवित कोशिका का खोज नहीं किए थे, ये नॉन लिविंग सेल का खोज किए थे। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे एक और साइंटिस्ट आते हैं जो कि लिविंग सेल के बारे में अपना सिद्धांत को देते हैं। जैसे हम बात करें आगे कि एक वैज्ञानिक जो कि 1674 ईस्वी में आते हैं, जिनका नाम था लुवेनहाक। 1674 में लुवेनहाक आते हैं। इन्होंने
एक तालाब था, वहाँ पे जल भरे हुए थे। और जहाँ पे तालाब होता है वो क्या होता है, तालाब ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे पानी रुकी हुई होती है, वहाँ पे बहुत सारे जीवों का संगठन बन जाता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहने लगते हैं वहाँ पे। जैसे कुछ इसके नम वाले स्थान में रहेंगे, कुछ इसके स्थल वाले भाग में रहेंगे और कुछ जल में रहेंगे, बहुत सारे जीव मिलते हैं। तो जो लुमेन हॉक आए 1674 में, इन्होंने क्या किया, इस जल को, तालाब के जल को एक वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने पाया कि इसमें ऐसे सेल्स हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय हैं। उसका इन्होंने क्या नाम दे दिया, इन्होंने अध्ययन करने के बाद यूनिसेलुलर सेल की खोज की, जो कि एक क्या था, लिविंग था। इसका नाम इन्होंने क्या दे दिया, बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स 1674 ईस्वी में इन्होंने एक लिविंग सेल का खोज किया जिसका नाम बैक्टीरिया दे दिया। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो मृत सेल की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, तो रॉबर्ट हुक थे। और लिविंग सेल का खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, तो ये ल्यूमेन हॉक थे। इन्हें बैक्टीरिया का खोज इन्होंने ही किया था, फर्स्ट टाइम खोज जब किया था तो उसे बैक्टीरिया ही नाम दिए थे, जो कि एक लिविंग सेल था और जो यूनिसेलुलर था। इस तरह से हम आगे बात करते हैं कि जो कोशिका सिद्धांत है, जैसे जैसे टाइम आगे बीतता जाता है, बहुत सारे वैज्ञानिक आते रहते हैं, अपनी अपनी यहाँ पे डिस्कवर को बताते रहते हैं। तो 1893 में फ्रेंड्स, यहाँ पे हम उन चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। आप वीडियो को देखते देखते बोर मत होइए, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं और बहुत सारे कन्फ्यूजन भी रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक तो है, एक रॉबर्ट ब्राउन भी है, रॉबर्ट ब्राउन। तो जो एग्जामिनर है वो कन्फ्यूजन करने के लिए आपको रॉबर्ट हुक भी दे देता है एग्जाम में कि सेल का खोज किसने किया, सेल का डिस्कवर किसने किया, उसमें दे देगा रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, और एक दो नाम ऐसे कन्फ्यूजन वाले दे देगा, आपसे पूछ लेगा तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल का खोज किया था, जो भी सेल का जो मृत सेल का था। और रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो क्या किए थे, ये न्यूक्लियस का खोज किए थे। न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक का खोज वो किए थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे हम बात करते हैं 1893 में। 1893 में दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, कोशिका सिद्धांत को दिया। वो वैज्ञानिक कौन थे, बात करें हम कोशिका सिद्धांत, इनमें साइंटिस्ट कौन कौन थे, जे स्लाइडे और दूसरे की बात करें तो स्वान। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, सम्मिलित रूप से कोशिका सिद्धांत को यानी सेल थ्योरी को इन्होंने फॉर्मेट किया। तो इन्होंने अपने कोशिका सिद्धांत में क्या बताया, सबसे पहले इन्होंने कोशिका सिद्धांत में यह बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो जीवित जीव हैं उनमें क्या है, कुछ जीव जो हैं एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर हैं, और जो कुछ जीव हैं जो मल्टीसेलुलर हैं, सेलुलर, यानी कुछ जीव हैं एक कोशिकाओं से बने हुए हैं, और कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कि एक से अधिक कोशिकाओं से बने हुए हैं, बहुत सारे उनके अंदर कोशिकाएं हैं, इस तरह से बने हुए हैं।
इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया। और आगे हम बात कर लें कि इन्होंने अपने सिद्धांत में ये भी बताया कि जो सेल का तीसरे नंबर की बात करते हैं, जो सेल का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल जो यूनिट होता है, जो सेल है क्या है, इन्होंने अपने जो कोशिका सिद्धांत था उन्होंने बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित जीव होते हैं उनमें कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने अगले स्टेप में बताया कि जो सेल होते हैं वो क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल होते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं। यानी किसी भी जीवित जीव के कोशिका संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई होते हैं। किसने बताया, ये जे सलाइडे एंड स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत में ये बताया था। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो इन्होंने तो कोशिका सिद्धांत में यह बता दिया कि जो कोशिका है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, और वो क्या होता है, उनका स्वतः विकास भी होता है, स्वतः वो जन्म भी कर लेते हैं, नए कोशिकाओं को अपने से नए कोशिकाओं को जन्म भी दे देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या है, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरम को नहीं मानते। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेंगे। जैसे इसका जो है सेल थ्योरी को एक्सेप्शन यानी अपवाद के रूप में, सेल थ्योरम के कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सेल थ्योरम को फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें जो एक लिविंग सेल में जो गुण पाए जाते हैं उनमें वो गुण नहीं, डिफरेंट टाइप के उनमें गुण पाए जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर लें सबसे पहले वायरस की बात करें तो वायरस की विषाणु। अगर हम विषाणु की बात कर लें तो विषाणु के अंदर ऐसा गुण पाया जाता है कि जब तक ये स्वतंत्र अवस्था में होता है, यानी किसी लिविंग सेल के संपर्क में, कांटेक्ट में नहीं आता है, तब तक ये क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग यानी निर्जीव होता है। लेकिन जैसे ही यह किसी लिविंग सेल के अंदर आता है, लिविंग सेल के संपर्क में आता है, वैसे ये एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने का मतलब कि ये लिविंग हो जाता है, ये लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है, लिविंग की तरह इसके अंदर गुण आ जाते हैं। अगर लिविंग और नॉन लिविंग में बात करें तो ये आपको हमने पीछे पढ़ा रखा है, आप समझ रहे होंगे इसको अच्छे से अगर हमारे सारे वीडियो को देखे होंगे तो ये लिविंग की तरह यानी एक्टिवेट हो जाता है, लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है। लेकिन क्या है, जो विषाणु है वो क्या है, ये प्रोकैरियोटिक टाइप का एक ऑर्गेनिज्म है। अभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक टाइप का है क्योंकि जो विषाणु है उसमें क्या है, इसमें न्यूक्लियस तो होता है, बात करें यहाँ पे हम कि न्यूक्लिक अम्ल जो इनका न्यूक्लिक अम्ल होता है, अगर यहाँ पे हम बोले न्यूक्लिक अम्ल के, तो न्यूक्लिक अम्ल किन दो चीजों के मिलकर बनता है, डीएनए
DNA प्लस RNA को हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, यहाँ पे इनके कंपाउंड को न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। तो जो इनका जो वायरस का न्यूक्लिक अम्ल होता है वो क्या है, एक प्रोटीन से चारों तरफ से घिरा होता है, प्रोटीन से चारों तरफ से घिरा होता है। लेकिन जो हमने अभी सेल थ्योरी पढ़ा था, सेल थ्योरी में होता है कि उनका एक कोशिकीय होता है या तो बहुकोशिकीय सेल होते हैं, यानी यूनिसेलुलर हो सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म, या फिर मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें तो यूनिसेलुलर तो है ही है, लेकिन इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और इनमें जो ऑर्गेनेल होते हैं, ऑर्गेनेल अगर बात करें कोशिकांग, तो कोशिकांग भी इसमें नहीं होते हैं। इनमें केवल एक न्यूक्लियस के तौर पे DNA RNA का एक इसमें केंद्रक पाया जाता है, जिसके माध्यम से ये वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वायरस है पूरी तरह से सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। इनका क्रमिक विकास बात कर लें तो इसको ये अपवाद में क्यों आ गए सेल थ्योरी के, क्योंकि इनका जो क्रमिक विकास हुआ वह सेल तक यानी कोशिका तक नहीं हो पाया, जिसके कारण इसे सेल थ्योरी को यह फॉलो, उसके नियमों को फॉलो नहीं कर पाया, जिसके कारण इसे अपवाद में रख दिया गया। यहीं पे हम आगे बात कर लेते हैं कि अगला कौन सा है सेल थ्योरी के अपवाद में। तो अगला है हमारा यहाँ पे RBC। अगला है RBC यानी रक्त, रेड ब्लड कार्पल्स। रेड ब्लड कार्पल्स की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, ये भी एक हमारा सेल ही होता है, जो कि हर स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। स्तनधारी बोले तो मैमेलिया वर्ग के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं, उनमें RBC पाया जाता है। लेकिन RBC को अपवाद में क्यों रखा है, ये तो सेल है, लेकिन इसको ये सेल थ्योरी को फॉलो क्यों नहीं करता। सेल थ्योरी को फॉलो इसलिए नहीं करता क्योंकि जो इसके केंद्रक होते हैं इसमें उपस्थित नहीं होते। RBC में न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होते हैं, जिसके कारण इसे सेल थ्योरी से अलग रखा गया है, सेल थ्योरी का अपवाद है। यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैमेलिया वर्ग में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसमें, ऐसे तो सारे जीव जो हैं जिसमें क्या है RBC में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन एक ऐसा प्राणी है जिसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो वो प्राणी है कैमल यानी ऊंट। जो स्तनधारी प्राणी हैं उनमें ऊंट एक ऐसा प्राणी है जिसमें कि RBC में केंद्रक पाए जाते हैं। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हम सेल्स में बात करते हैं इसके साइज के बारे में। साइज बोले तो शेप, यानी साइज और शेप के बारे में बात करते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, उनमें क्या है, आपने देखा होगा कि जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य का आकार अलग है और कोई एनिमल है तो उसका आकार अलग है, ठीक है। वैसी तरह कीड़े मकोड़े हैं तो उनके आकार अलग हैं, यानी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनके आकार सेम नहीं मिलते, अलग अलग फाइलम के अलग अलग स्ट्रक्चर में उनके बॉडी बना होता है। उसी तरह जो सेल होते हैं, सेल के भी कई स्ट्रक्चर, जैसे उनका बॉडी का आकार अलग अलग होता है, वैसे तरह हर जीव जंतु का सेल का आकार अलग अलग होता है, यानी डिफरेंट टाइप के सेल शेप होते हैं, सेल शेप होते हैं। तो हम बात कर लेंगे इनके शेप कैसे कैसे हो सकते हैं। और जो इनका शेप है, जो इनका आकार है सेल का, ये इनके
कार्य करने के क्षमता पर निर्भर करता है कि किस सेल का किस तरह का कार्य है, उसके कार्य करने की क्षमता पर ही उनके आकार डिसाइड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम अगर यहाँ पे बात करें सबसे पहले तंत्रिका तंत्र का शेप की बात करें, सेल शेप का, तो इसका आकार कैसा होता है, लंबा होता है, ठीक है, इसका लंबा होता है, शाखान्वित होता है, शाखान्वित, और क्या होता है, और ये पतला होता है। जैसे कि हम बात करें कि ये कुछ इस तरह से क्या है, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन यानी ये कोशिका है, और इसका क्या होता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है, और यहाँ जाकर ये विभिन्न शाखाओं में डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरह जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का कार्य आप जानते ही होंगे। तो जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो कार्य करने का गुण होता है उनमें, उसके आधार पे इनके आकार में भी डिवाइडेशन किया जाता है। अगर आगे हम बात कर लें, जैसे दूसरे की परागकण, पौधे में जो परागकण होते हैं फूलों में ऊपर की साइड में, यानी पॉलीग्रेन परागकण, तो इसकी आकार कैसी होती है, इसकी आकार राउंड होती है, यानी गोले की आकार इस तरह से होता है, और कुछ कटीले टाइप के इस तरह से भी होते हैं, इसके आकार इस तरह से। जो पुष्प होते हैं उनमें आपने, अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो आपको बता दे रहे हैं, जो परागकण होते हैं, जो फूलों से ये निकला होता है, और इसके क्या ऊपरी भाग में ये परागकण होते हैं, कुछ इस तरह से इनके भाग बने होते हैं, जो कि गोल होते हैं और कांटे के आकार के बने होते हैं, कांटे के शेप में बने होते हैं। आगे हम इसी में बात करते हैं, जैसे कि आरबीसी की बात करते हैं। तीसरे की हम आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, जो कि रक्त है, उसके आकार कैसी होती है, तो उसका बाई कैनकैव, यानी उभय उत्तल। कैसा होता है इसका आकार, उभय उत्तल। तो इस तरह से जो सेल होते हैं, सेल के जैसे ही जो जीव होते हैं उनके आकार अलग अलग होते हैं, उसी तरह सेल का भी आकार अलग अलग होता है, और सेल का आकार जो अलग अलग होता है उनके कार्य करने की क्षमता के आधार पर आकार उनके डिवाइड होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया, यानी साइज और शेप के बारे में बात कर लिया कि सेल के कैसे कैसे साइज होते हैं और इनके क्या कैसे कैसे शेप होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कि सबसे बड़ी सेल, अगर बात करें जीवित सेल, तो कौन सा है सबसे बड़ी जीवित सेल, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा जीवित सेल है। इसकी अगर हम बात करें साइज की, तो ये 12x13 सेमी, या तो इसकी हम वेट की बात कर लें तो इसका वेट 1.4 kg होता है, जो कि ऑर्गेनिज्म का सबसे बड़ा सेल है। अगर यहीं पे हम बात कर लें कि जो मनुष्य है, मनुष्य का सबसे छोटा सेल कौन सा है, यानी ह्यूमन के, अगर ह्यूमन फीमेल की बात करें, ह्यूमन फीमेल मेल की, तो मेल का जो है स्पर्म होता है, सबसे छोटा सेल स्पर्म होता है। अगर यहीं पे हम फीमेल की बात कर लें तो ओम होता है, ओम यानी शुक्राणु। और ओम का अगर बात करें तो अंडाणु, जो सबसे छोटा सेल होते हैं। अगर हम पूरी, अगर ह्यूमन की सबसे बड़ी
बड़ी सेल की बात कर लें, यानी ह्यूमन की सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो मोटर न्यूरॉन, ये ह्यूमन की सबसे बड़ा सेल है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने जो सेल है इसके बारे में बेसिक चीज़ों को पढ़ लिया। जैसे कि हमने बेसिक चीज़ों को पढ़ लिया कि सेल का वर्क क्या होता है और सेल किस तरह के इनका शेप होता है, इनका खोज किसने किया, इनका सेल का सिद्धांत किसने दिया, इनके अपवाद क्या क्या रहे। तो बेसिक चीज़ों को यहाँ पे हमने समझ लिया है। और हम आगे पढ़ लेते हैं थोड़ी सी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होते हैं, क्योंकि जो हम आगे पढ़ने वाले हैं तो सेल्स के जो ऑर्गेनेल हैं यानी सेल के कोशिकांग हैं उनके बारे में एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि सेल के ऑर्गेनेल में बहुत सारे ऐसे कोशिकांग आते हैं, सेल के बहुत सारे अंग आते हैं जिसको कि एक साथ पढ़ना कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है, कन्फ्यूज हो जाएंगे आप और सारी चीज़ें समझ में नहीं आ पाएगी। तो इसको हम लगभग सेल को जो टॉपिक है इसको हम लगभग 3 वीडियो में 3 क्लास में फिनिश करेंगे और बिल्कुल बेसिक चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें के सारे पढ़ लिए हैं। आगे हम बात कर लेते हैं जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हमें ये समझने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, और इधर हम बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं इनमें कौन कौन से ऐसे जीव आते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एग्जाम्पल की बात कर लें तो आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, इस तरह के जो भी बैक्टीरिया वाले जो सारी चीज़ें हैं, बैक्टीरिया में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक में रखे गए हैं। और जो भी वेल डेवलप न्यूक्लियस वाले जो भी ऑर्गेनिज्म आए हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका में रखे गए हैं। फ्रेंड्स आप कभी कभी कंफ्यूज हो रहेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है, ये एक कोशिकीय इसमें जीव रखे गए हैं, इसमें बहुकोशिकीय जीव रखे गए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यूकैरियोटिक कोशिका में भी बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जीव मिलते हैं। और प्रोकैरियोटिक में क्या है, इसमें तो केवल एक कोशिकीय ही जीव रखे जाते हैं, ज़्यादातर बहुत कम ऐसे जीव होते हैं जो कि बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय दोनों जीवों को रखा गया है। तो इस चीज़ से आप कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि ये एक कोशिकीय और जीव कोशिकीय इनका अंतर नहीं है। इनका मुख्य अंतर है उसके बारे में हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रारंभिक होते हैं। यानी शुरुआत के जो भी ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, जो भी सेल का जन्म होता है, उसकी शुरुआत जैसे भाग होती है उस तरह से इसका होता है। तो इसे क्या कहते हैं, प्राइमिटिव, यानी प्रारंभिक भाग होते हैं, उसे हम प्राइमिटिव कहते हैं। जबकि ये क्या होता है, ये कोशिका क्या होता है, ये प्रारंभिक भाग होता है। लेकिन ये यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, ये वेल डेवलप होते हैं, वेल डेवलप्ड क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। अब ये प्रारंभिक सेल होते हैं। प्रारंभिक कहें तो इनका जो सेल के जो ऑर्गेनेल है वो क्या है, कोशिकांग है, वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते। इनमें क्या है, केंद्रक नहीं पाया जाता। अब इनमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होते हैं, विकसित नहीं होते। इनमें सेल मेम्ब्रेन विकसित होते हैं। तो इस तरह से इनमें डिफरेंस है। और दूसरे की बात कर ले तो केंद्रक अनुपस्थित रहता है, यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और यूकैरियोटिक में क्या है, न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस उपस्थित होता है। तीसरे की बात करते हैं कि जो इसमें
सेल ऑर्गेनल है यानी कोशिकांग। कोशिकांग की बात करें तो कोशिकांग वे होते हैं जो कि सेल के जो साइटोप्लाज्म होते हैं, जो साइटोप्लाज्मा यानी कोशिका द्रव्य जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, कोशिकांग बिखरे होते हैं। जैसे कि कोशिकांग की बात कर लें तो सेल के जो अंग होते हैं उनसे कोशिकांग कहते हैं। सेल के अंग कौन कौन से होते हैं, तो सेल के अंग में हम यहाँ बोले तो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब क्या है, कोशिकांग है। जो कि प्रोकैरियोटिक है उसमें क्या होते हैं, ये कहीं इधर उधर बिखरे होते हैं, ये एक जगह व्यवस्थित नहीं होते हैं, बहुत लेकिन होते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम मात्रा में अल्प विकसित होते हैं, पूरी तरह से वेल डेवलप नहीं होते हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं इसमें क्या होते हैं, जो कोशिकांग होते हैं, जो कोशिकांग वो क्या होते हैं, वेल डेवलप और सेल मेम्ब्रेन से बिल्कुल बंधे हुए अपने अपने स्थान पे व्यवस्थित रहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम और हरित लवक, इस तरह से इनके कोशिकांग व्यवस्थित रहते हैं। आगे हम बात करते हैं कोशिकांग के बाद केंद्रक। केंद्रक जो है, केंद्रक में जो इनका जेनेटिक्स मटेरियल होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जेनेटिक्स मटेरियल क्या होते हैं केंद्रक में, यानी जेनेटिक्स मटेरियल की यहाँ पे हम बात करें तो डीएनए व आरएनए। डीएनए व आरएनए क्या है, उनके केंद्रक में व्यवस्थित न होकर ये कहीं साइटोप्लाज्म में इधर उधर कुछ इस तरह से बिखरे पड़े रहते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इनमें केंद्रक क्या है, केंद्रक तो हमने ऊपर देख लिया कि न्यूक्लियस जो है उपस्थित होता है, और उपस्थित होने के साथ साथ जो इनका डीएनए आरएनए होता है, डीएनए प्लस आरएनए, वो क्या होता है, केंद्रक में सेल मेम्ब्रेन में बंधे हुए व्यवस्थित होते हैं। आगे हम बात कर लें साइज की, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जो जंतु होते हैं उनकी साइज क्या होता है, इनका बहुत छोटा साइज होता है, बहुत छोटा आकार होता है, बहुत छोटा आकार होता है। इनका क्या है, बहुत बड़ा आकार होता है, बहुत बड़ा आकार होता है। यहीं पे हम बात कर लें कि जो प्रोकैरियोटिक है, तो आगे हम इसमें और अगले की बात कर लें तो अगला क्या है, अगला है ये जो इनका कोशिका विभाजन है, इनमें जो कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका का डिवाइडेशन होता है, वो समसूत्री नहीं होता है, समसूत्री नहीं होता है। इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री होता है, समसूत्री होता है। और आगे हम बात कर लें आगे की जो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक में जो प्रकाश संश्लेषण होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण इसमें किसके माध्यम से होता है, अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित रहता है। जब क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित रहता है तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होती ही है प्रोकैरियोटिक में भी। तो इनका जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है वो झिल्ली के माध्यम से होता है, झिल्ली के माध्यम से। उनमें एक प्रकार का पिगमेंट वाला झिल्ली पाया जाता है जिसके माध्यम से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में जो है प्रकाश संश्लेषण किसके माध्यम से करते हैं, क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने जो सेल है इसके बारे में बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। आगे हम इसके कोशिकांग यानी जो इसके ऑर्गेनेल्स हैं यानी कोशिकांग है, कोशिकांग, इसके बारे में हम एक एक करके
डिस्कस करेंगे। कोशिकांग की बात करें तो कोशिकांग में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, हरित लवक, इस तरह के इनके जो कोशिकांग है इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बेसिक को हमने यहाँ पे देख लिया, क्योंकि आगे इन चीज़ों को हमें इनका स्टडी करने में, इनको हमें पढ़ने में ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर पता नहीं रहेगी, डायरेक्टली हम आपको अगर सेल ऑर्गेनेल के बारे में अगर बताने लगे तो आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, इसलिए हमने इसके बेसिक चीज़ों को यहाँ पे क्लियर किया है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें, और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक का बटन भी दबा दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट इसमें इकट्ठा करके आपको देते रहें। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी हम डालें तो आप तक पहुंचता रहे, ताकि आप सबसे पहले इन वीडियो को देख लें। तब तक के लिए धन्यवाद।